दौलतपुर गांव में रमेश अपनी 10 साल की बेटी चंदा के साथ रहा करता था। रमेश की पत्नी का कुछ सालों पहले देहांत हो चुका था और रमेश मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था। हालांकि रमेश का भाई महेश और उसका परिवार उसके घर के पास में ही रहा करते थे, लेकिन महेश की पत्नी लीला को चंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे चंदा, कहाँ थी? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। वो पिताजी, मैं तो गाय के लिए चारा लेने गई थी, बस उसी में थोड़ा लेट हो गई। आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। और तू इतना काम क्यों करती है? मैं आकर चारा ले आता। कोई बात नहीं पिताजी, आप भी तो काम पर से आकर थक जाते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। और मुझे तो अब ये सब काम करने की आदत हो गई है। अरे रमेश, तेरी बेटी पढ़ने लिखने वाली नहीं है। कुछ दिनों बाद इसके हाथ पीले करवाने पड़ेंगे, वरना जैसे ये पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहती है, उस हिसाब से ये घर में नहीं टिकने वाली। तुम भी क्या बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? अरे हमारी चंदा तो तुमसे भी ज्यादा काम करती है। सुबह शाम का घर का खाना बनाना, खेतों से चारा लाकर गाय को खिलाना, यह सब कर लेती है हमारी बिटिया। और तुम तो बस घर के कामों में ही थक जाती हो। ठीक है, तुम घर जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। चंदा बहुत ही मेहनती थी। सुबह शाम घर का काम करने के बाद गाय को चारा डालकर भी चंदा अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल ही लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और चंदा समय के साथ बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसका काम करने का तरीका नहीं बदलता। सुबह शाम खाना बनाना, शाम में खेतों से चारा लाकर गाय भैंसों को खिलाना, ये सब चंदा किया करती थी। चंदा, तुम्हें कितनी बार मना किया है, शाम के समय जंगल में अकेली मत जाया कर। मैं तो कुंती काकी के साथ जंगल से लकड़ियां लाने गई थी। क्यों पिताजी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कल से लकड़ियां मैं ही लाया करूंगा और गाय भैंस के लिए चारा भी खेत से मैं ही लाने जाऊंगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे जंगल और खेत जाने से मना कर रहे हैं? रमेश चंदा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वहीं रमेश के जाते ही लीला वहां आती है और चंदा से कहती है, तुझे पता नहीं है, सारा गांव तेरे बाप पर थू थू कर रहा है। और गांव वाले तो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी जवान लड़की हो गई है, लेकिन अभी तक जंगल जाकर लकड़ियां लाती है और खेत में घंटों बिताती है। जरूर पापा के कान आपने ही भरे होंगे। मैं तो काम से खेत में जाती हूँ और जंगल भी काम से ही जाती हूँ। न जाने आप लोगों के दिमाग में क्या ही चलता है। हाँ, तो अब तेरे बाप ने मना कर दिया है तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही अब तेरे पिता तेरे हाथ पीले करवाने वाले हैं। ये सुनकर चंदा को काफी बुरा लगता है कि कैसे गांव के लोग और उसकी चाची उसके पिता के कान भर रही हैं, लेकिन जल्द ही चंदा के लिए रिश्ता आता है। चंदा बिटिया, बाहर लड़के वाले आए हैं। सर पर दुपट्टा डालकर अच्छे से बाहर आ जा। रुक, मैं तेरी चाची को भेजता हूँ। अरे मैं आ ही रही थी, जा तू बाहर जाकर लड़के वालों को देख, मैं इसे लेकर आती हूँ। अरे सही से सर पर चुन्नी डाल और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। लड़के की माँ चंदा को देखकर उसके हाथ से चाय की ट्रे लेकर नीचे रख देती है और चंदा को बैठने के लिए कहती है। क्या नाम है और कितनी पढ़ी लिखी हो? जी चंदा नाम है और कॉलेज कर रही हूँ अभी तो। अच्छा, खाना पीना बनाना जानती हो और शादी के बाद घर तो संभाल लोगी ना? अरे घर तो हमारी चंदा खूब अच्छे से संभालना जानती है। शाम में जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाती है और खेतों से गाय भैंस के लिए चारा भी यही लाती है। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन काम करने में इससे तनिक भी शर्म नहीं। हर काम को बड़ी ही मेहनत से करती है। क्या? जंगल जाकर लकड़ियां काटना, खेत जाकर चारा लाना, इतनी बड़ी होकर ये सब करती है? अब क्या करे, बेचारी की माँ नहीं है तो उसे ही ये सब काम करना ही पड़ेगा ना।
देखिए, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी सुशील हो, लेकिन बिन माँ की बेटी है और पिता इसके घर पर ज्यादा समय रहते नहीं, खेतों में आना जाना है। खैर, हम सोच कर बताते हैं। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद लीला भी वहां से ये कहकर चली जाती है कि अरे रमेश, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि लड़की जवान हो रही है, खेत जंगल मत जाने दिया कर, और बिन माँ की बेटी है तो लोग गलत समझते हैं। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, खेतों में जाने की तुझे जरूरत नहीं। घर में रहकर घर का काम कर, कॉलेज जा, बस इतना ही। बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। अब अगले दिन लड़के वाले चंदा से शादी के लिए इनकार कर देते हैं। रमेश को इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए अब दूसरा रिश्ता तलाशता है और करीब 10-15 दिन बाद चंदा के लिए एक और रिश्ता आता है। देखिए जी, मैं लड़के की बड़ी बहन हूँ। मैंने ही अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मैंने ही घर की अपने भाई की जिम्मेदारी उठाई है। मेरा भाई तो बहुत समझदार और मेहनती है। जी, मेरी भी पत्नी का देहांत चंदा के 5 साल की उम्र में ही हो गया था। ठीक है, वैसे लड़की पढ़ी लिखी कितनी है और घर परिवार तो अच्छे से संभाल लेगी ना? अभी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल सकती है। पढ़ी लिखी तो है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है मेरे देवर जी ने अपनी लाडली बेटी को। मैंने तो पहले ही मना किया था, पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा समय अपने ससुराल को नहीं संभाल पाती। ये तो आप सही कह रही हैं जी। वैसे कितनी पढ़ी लिखी है लड़की? कॉलेज में है और आगे भी पढ़ने की सोच रही है, लेकिन मैंने कहा अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। ज्यादा और पढ़ लिख लिया तो लड़का भी नहीं मिलेगा। देखो, हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। कल को मेरे भाई को छोड़कर चली गई तो हम रिश्तेदार समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी संस्कारी है उतनी ही समझदार भी है। पढ़ाई लिखाई तो मैंने इसलिए करवाया कि कल को कोई दिक्कत ना हो। अब ये रिश्ता भी लीला की वजह से टूट जाता है। लीला और महेश दोनों ही खुश होते हैं कि उसने अपने भाई की बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और चंदा के चाचा चाची की वजह से उसकी शादी टूटती रहती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं चंदा के इस रिश्ते को भी तोड़वा दूंगी। मैं भी तो यही चाहता था, रमेश की बेटी का रिश्ता टूट जाए। और तुमने लड़के वालों के सामने जो भी बोला सही बोला। रमेश बार बार अपनी बेटी के लिए रिश्ता ला रहा था और किसी न किसी कारण लीला उस रिश्ते को तोड़वा दिया करती। रमेश अब काफी परेशान हो जाता है। ये देख चंदा अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? चलिए, चलकर खाना खा लीजिए। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो खुद चलकर आ जाएगा। हाँ बेटी, हाँ बेटी तो सही कह रही है। जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अब तो सब महादेव पर छोड़ दिया है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमेश के घर गांव के पंडित जी आते हैं। अरे ओ रमेश, कैसा है? घर पे सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ पंडित जी, सब अच्छे हैं। बताइए कैसे आना हुआ आपका? मैं तो जरूरी काम से आया हूँ। जिस गांव में पूजा करवाता हूँ वहां के सेठ धनी राम ने अपने बेटे की शादी आपकी बेटी चंदा से तय करवाने की बात करी है। दरअसल उन्होंने आपकी बेटी को कॉलेज जाते हुए देखा था। यह आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? सेठ धनीराम जी तो इतने धनी हैं कि वह अपने बेटे के लिए एक से बढ़कर एक लड़की ला सकते हैं। तो भला मुझ गरीब पर इतनी मेहरबानी क्यों? धनीराम बेशक धनी है, लेकिन उन्होंने हमेशा से अपने परिवार को जोड़ कर रखा है और वो अपनी बेटी को बहू के रूप में एक कैसी लड़की चाहते हैं जो संस्कारी और समझदार हो। और शायद चंदा बिटिया में उन्हें यह सारे गुण नजर आए। कल वह चंदा बिटिया को देखने आ रहे हैं।
पंडित जी की बात महेश सुन लेता है और वो जल्दी से ये सारी बातें घर जाकर अपनी पत्नी लीला को बता देता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तक हमने चंदा के लिए एक भी रिश्ता तय नहीं होने दिया है और अब सीधा चंदा के लिए धनीराम सेठ के बेटे का रिश्ता आया है। ये रिश्ता भी मैं तुड़वा कर रहूंगी। जाइए, दौलतपुर और खुशीपुर दोनों गांव के बीचों बीच पड़ने वाला बांध काट दीजिए, जिससे पानी बहने लगे और रास्ता बंद हो जाए। लेकिन मैं ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो गांव वाले मुझे गांव से निकाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये काम आप रात में करेंगे और सावधानी से। अब अगले दिन रमेश सारी तैयारी के साथ सेठ धनीराम के परिवार और सेठ के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ सेठ और उसके परिवार दौलतपुर गांव के बांध पर पहुंचते हैं तो उन्हें बांध कटा हुआ मिलता है, जहां गांव के लोग मौजूद होकर बांध को ठीक करने में लगे थे, लेकिन बांध को ठीक करने में समय लगने वाला था। अरे भाई साहब, यह बांध कब तक ठीक हो जाएगा? हमें आगे गांव में जाना था। अरे सेठ जी, इसे ठीक होने में तो पूरा दिन लगेगा। यहाँ के लोग खुशीपुर गांव और खुशीपुर गांव के लोग दौलतपुर गांव में नहीं आ पा रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, लगता है दूसरे समय पर आना पड़ेगा। इतना बोलकर सेठ और उसका परिवार लौट जाता है और महेश बहुत खुश होता है। इधर रमेश सेठ के आने का इंतजार कर रहा होता है। सुबह से शाम हो जाती है और लड़के वालों की कोई खबर नहीं आती। चंदा बिटिया, एक कप चाय बना ला। लगता है हम गरीब से पंडित जी मजाक कर गए। जी पिताजी, अभी लाइए आपके लिए चाय। चंदा अब कुछ देर बाद ही रमेश के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी वहां पंडित जी भी आ जाते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। अरे पंडित जी, आइए आइए, बैठिए। अरे वो चंदा बिटिया, पंडित जी के लिए चाय बना के लेती आना। मैं भी चाहता हूँ बेटा, आज सेठ जी गांव नहीं आ सके। तुम्हें पता ही होगा, गांव का बांध किसी ने काट दिया है, जिस वजह से आने जाने का रास्ता बंद है। लेकिन सेठ जी ने बिटिया के लिए सगुन के तौर पर यह सामान भेजा है। अब ये रिश्ता पक्का समझिए। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि गांव का बांध टूटा पड़ा है, और यह सगुन देने की इतनी भी क्या जल्दी थी। मिलकर सब कुछ हो जाता। सेठ ने शगुन के तौर पर चंदा के लिए सामान तो भिजवा ही दिया था और कुछ समय बाद ही सेठ धनीराम रमेश के घर आता है और रिश्ता पक्का हो जाने के कुछ समय बाद ही अपने बेटे कुलदीप की शादी गरीब रमेश की बेटी चंदा से खुशी खुशी करवा देता है। पूजा और योगेश शादी के मंडप में बैठे 7 जन्मों के कस्मे वादों के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। जहां पूजा और योगेश अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के सपने देख रहे थे, वहीं योगेश की मां सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल से बार बार एक ही बात कह रही थी। अरे भाई साहब, कहाँ रह गए आपके पैसे? लड़की का कन्यादान होने जा रहा है, लेकिन अब तक दहेज के पैसे नहीं आए हैं। बस मैंने अपने छोटे भाई को कहा है, वह लेकर आता ही होगा। अब तब तक बाकी की रस्में पूरी करवाइए। अरे समधी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार पैसे आ जाने दीजिए, शादी ब्याह तो हो ही जाएगा। कौन सी लड़की भागी जा रही है आपकी? लेकिन मुहूर्त तो निकलता जा रहा है ना। मेरा छोटा भाई किशन लाल आता ही होगा। उन्हें आ जाने दीजिए, तब तक मैं कुछ खा पी लेती हूँ। देखो जरा क्या कुछ बनवाया है बारातियों के लिए। जी जरूर समधन जी, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। इधर पंडित जी बार बार मुहूर्त निकला जा रहा है कहकर मंत्रों को बीच में ही रोक दे रहे थे, लेकिन सुषमा श्यामलाल को अपनी बेटी पूजा का कन्यादान करने ही नहीं दे रही थी। देखिए समधन जी, पंडित जी का भी कहना है कि मुहूर्त निकलता जा रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बस मेरा भाई आता ही होगा, थोड़ा सा समय और दे दीजिए उसे। अरे बड़ी लंबी उम्र है समधी जी, आपके भाई की आ ही गए। पूरा कैश तो है ना, पूरे 5 लाख। जी जी, पूरा बंदोबस्त कर दिया था मैंने। मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहे।
इसलिए मैं अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। अब बेटी पैदा की है तो इतना फर्ज तो बनता है ना आपका कि आप अपने आप को गिरवी रखें या अपने घर को। क्यों समधी जी, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जी नहीं नहीं समधन जी, अब मैं कन्यादान की रस्म पूरी करता हूँ। सुषमा का बेटा पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करता था। सुषमा ने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की वालों से 5 लाख रुपए कैश, घर का सामान और एक कार दहेज की मांग की थी, जो श्यामलाल जैसे तैसे पूरा करता है। अब पूजा भी शादी करके अपने मायके से ससुराल आती है। श्यामलाल तो सोचता है उसने अपने बेटी को इतना कुछ दिया है कि उसकी सास उसे कुछ भी नहीं कहेगी और हमेशा ही उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगी। लेकिन सुषमा इतनी लालची थी कि दूसरे दिन से ही उसके मन का लालच और भी बढ़ता जा रहा था। अरे बहू, कल पग फेरे की रस्म है तो तेरे बाप को बोल देना कि यहाँ से 10 लोग जाएंगे, उनका खाना पीना बन जाना चाहिए और सभी को शगुन में नए कपड़े और 1000 रुपए तो दे ही दें। लेकिन माँ जी, पग फेरे की रस्म में तो सिर्फ लड़की जाती है, लड़के के रिश्तेदार नहीं। और ये कौन सा रिवाज है जिसमें पैसों के साथ कपड़े देने पड़ते हैं? हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, इसीलिए पहले से बता रही हूँ। अच्छा माँ जी, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इस पग फेरे की रस्म को रहने ही देते हैं। मेरे पिता ने अभी अभी आप लोगों को इतना कुछ दिया है कि उनका हाथ खाली हो चुका है। वो 10 लोगों का खाना पीना, कपड़े और शगुन के तौर पर 1000 रुपए नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, तेरा फकीर बाप जब बेटी के ब्याह में खर्च नहीं कर सकता था तो बेटी को जन्म ही क्यों दिया। खैर छोड़ो, अब तक उसने जितने भी सामान दहेज में दिए हैं सारे लोकल हैं, कोई काम का नहीं लग रहा। माँ जी, मैं समझती हूँ, उन्होंने जो भी दिया है कर्ज में आकर दिया है। जैसा भी दिया है अपनी तरफ से अच्छा दिया है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ, लेकिन तेरी जुबान भी दूसरे दिन से ही कुछ ज्यादा चलने लगी है। पूजा अपनी सास की बातें सुनकर समझ जाती है कि उसकी सास एक नंबर की दहेजखोर लालची औरत है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज सुषमा के कमरे का एसी खराब हो जाता है। सुषमा अपने बेटे योगेश से एसी ठीक करवाने की बात कहती है। माँ, आपको पता है ना शादी में कितना खर्च आया है। बेशक हम लड़के वाले हैं, लेकिन खर्च तो हमारा भी हुआ है और अभी मेरी तनख्वाह भी नहीं आई है, तो इन सब पर खर्च करने का आप सोचो भी मत। हाँ बेटा, ये भी तू सही कह रहा है। चल, इसका भी उपाय मैं करती हूँ, तू अभी ऑफिस जा। योगेश के ऑफिस निकल जाने के कुछ देर बाद हॉल में पोछा लगा रही पूजा से सुषमा कहती है, अरे बहू, अब तक तेरा काम नहीं हुआ। तेरे बाप को बुलाया था घर पर, आता ही होगा। अगर आए तो नाश्ता पानी करवा कर भेजना। लेकिन पिताजी आ रहे हैं, उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। तेरे बाप को मैंने यहाँ तुझसे मिलने नहीं बुलाया है, बल्कि तेरे बाप से कहा था कि घर का एसी खराब हो गया है। बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैं समझी नहीं माँ जी, क्या आप मेरे पिताजी से नया एसी मंगवा रही हैं, वो भी अपने कमरे में लगवाने के लिए? हाँ, बड़ी जल्दी समझ आ गई। चल अच्छा है, मैं जा रही हूँ कांता के घर, थोड़ा काम है। तेरा बाप आए तो बिना नाश्ता पानी के मत भेजना, वरना कल को बदनामी होगी। लेकिन माँ जी, मेरे पिताजी से जितना हुआ उन्होंने उतना तो किया ही ना, तो अब आप उन्हें और क्यों परेशान कर रही हैं? क्या उन्होंने दहेज में कोई कमी छोड़ी है? लड़की का बाप जितना दे उतना कम है, चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना दे दे, और लड़के वाले जितना ले उतना कम है। ये बात तू नहीं जानती क्या बहू? चल अभी घर के काम पे ध्यान दे, मेरी बातों पर नहीं। इतना कहकर सुषमा अपनी पड़ोसन कांता के घर चली जाती है। कुछ देर बाद श्यामलाल अपनी बेटी के ससुराल आता है। अरे पूजा बेटी कैसी है? घर में सब ठीक तो है ना? बाहर तो धूप भी बहुत तेज है। पिताजी आप आ गए, कैसे हैं आप?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। बेटी सब ठीक है। वह तो बस मैं तेरे लिए एसी लेकर आया हूँ। दहेज में मैंने तुझे पंखा कूलर तो दिया, लेकिन एसी नहीं। अरे पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? और मुझे अच्छे से पता है ये आप अपनी मर्जी से नहीं लेकर आए हैं, आप पर दबाव बनाया गया है। नहीं नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही है तू? मैं ये तेरे लिए ही लेकर आया था। पूजा अपने पिता की बात सुनकर किचन में पानी लाने जाती है। तभी श्यामलाल किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। मालिक, जल्द पैसे दे दूंगा। अभी मैं बेटी के घर आया हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। मैं घर आते ही आपसे मिलने आता हूँ, बस कुछ दिन और। पिताजी लीजिए पानी। और किसका फोन था? आप इतने परेशान क्यों हैं? बताइए क्या बात है? आप मेरी शादी के बाद कर्ज में आ गए हैं, मुझे पता है, इसलिए आप इतना परेशान हैं। अरे अरे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। और समधन जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है? मैं चलता हूँ, यह एसी उन्हें दिखा देना। पूजा तो सब जानती थी कि उसके पिता बिना बोले ये एसी नहीं लाए हैं, बल्कि उसकी सास ने इतना दहेज लेने के बाद भी उसके पिता को प्रताड़ित कर रखा है। और पूजा भी दहेज की बढ़ती मांग से प्रताड़ित हो रही थी। एक रोज सुषमा हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है। सुषमा बहुत कोशिश करती है लेकिन टीवी नहीं चलता। तभी सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल को फोन लगाकर कहती है, अरे समधी जी, कैसे हैं आप? आपने एसी तो बड़ा अच्छा दिया है, ठंडी ठंडी हवा आती है। बस मैंने तो आपको इसीलिए याद कर लिया कि मेरा मनोरंजन नहीं हो पा रहा है। अभी अभी टीवी खराब हो गया है, सोचा आपको बता दूं, आप भिजवा दें अपनी बेटी के लिए टीवी। 1 मिनट माँ जी। पिताजी आप फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ। और माँ जी, आप अगर आपने गलती से भी मेरे पिताजी के हालचाल लेने के लिए भी अब फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहा है योगेश, तेरे सामने ही तेरी पत्नी मुझे धमका रही है। आपको जो समझ में आए वो समझिए माँ जी, लेकिन मेरे पिताजी अब आपको कुछ भी नहीं देंगे दहेज में। वैसे ही आपने सामान से लेकर पैसे तक लिए हैं और मेरे दहेज का सामान आपने अपनी बेटी के लिए भिजवा दिया है। और जो चीज खराब हो रही है वो आप मेरे पिताजी से मंगवा रही हैं। क्या ये गलत नहीं है? माँ, आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू इसकी बातों में मत आ। अगर इसे यहाँ से जाना है तो जाए, मैं नहीं रोकने वाली। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी और वहां से भी इससे 2 गुना दहेज मिलेगा। माँ जी, आपको जैसा सही लगे, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने पिता पर और बोझ नहीं बन सकती। मैं अपने मायके भी नहीं जाऊंगी, लेकिन जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों के कसमों वादों के साथ 7 फेरे लिए हैं। सुषमा अपने लालच की वजह से अपने बेटे को खो देती है, क्योंकि पूजा के घर से जाने के साथ ही योगेश भी पूजा के साथ चला जाता है। और इस बात का सुषमा को बहुत पछतावा होता है। हालांकि वो अपने बेटे को मनाती भी है, लेकिन योगेश नहीं मानता। वो भी अपनी माँ के रंग को काफी समय से नोटिस कर रहा था। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। चंदा सुबह सुबह कपड़े धो रही होती है। तभी चंदा की सौतेली माँ डुमरी चंदा को और भी कपड़े लाकर देते हुए कहती है, सिर्फ खाने में तेरे हाथ चलते हैं, वैसे तुझसे कोई काम नहीं होता है। चल जल्दी जल्दी हाथ चला ताकि तुझे और भी काम दूं। बस मुफ्त की रोटी तोड़ने आती है। तुम चंदा को इतना काम क्यों देती हो? राखी से भी घर का काम करवाया करो। क्यों ना करवाऊं इस बिन माँ की बेटी से काम? और मेरी फूल सी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, बस 20 साल की तो है अभी। और ये करमजदी पूरे 22 साल की हो चुकी है। माँ मुझे भूख लगी है, कब तक खाना बनेगा? अरे ओ महारानी, सुन भी रही है? मेरी राखी को भूख लगी है जोरों की। कपड़े धुल जाएं तो आकर खाना भी बना लियो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। ये करके मैं वो भी करती हूँ। डुमरी और राखी इतना कहने के बाद वहां से चले जाते हैं
और ये देख केशव परेशान हो जाता है और अपनी बेटी चंदा के पास जाता है जो कि कपड़े धो रही थी। चंदा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं ही तेरा गुनहगार हूँ। मैंने तो सोचा था कि तेरी माँ के जाने के बाद डुमरी तुझे तेरी माँ की तरह प्यार देगी, लेकिन मैं शायद भूल गया, सौतेली तो आखिर सौतेली ही होती है। और आज तक डुमरी ने बस तुझ पर अत्याचार ही किए हैं। नहीं पिताजी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। हाँ, आपने तो ये सब मेरे लिए ही किया था ना, लेकिन मैं ही अभागी हूँ जो मेरी किस्मत में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। चंदा और केशव बात कर ही रहे होते हैं, तभी कमरे में डुमरी की आवाज आती है। तुम दोनों बाप बेटी मेरी और मेरी फूल सी बेटी की बुराई कर लो तो घर के काम भी हैं, उसका भी सोच लेना। और चंदा, अगर आज काम नहीं हुआ समय पर तो पूरे दिन तुझे भूखे रखूंगी। डुमरी चंदा से नौकरानी की तरह काम करवाया करती थी और तब भी उसे कई बार तो पूरा पूरा दिन भूखा रखा करती थी। ये देख डुमरी की पड़ोसन खुद से कहती है, बेचारी चंदा की फूटी किस्मत। जब से इसकी सौतेली माँ आई है तब से बेचारी का बचपन तो छिन गया था। अब जवानी में ये औरत इसे नौकरानी की तरह काम करवाती है। भगवान, बेचारी को अच्छा घर परिवार ससुराल दे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और एक रोज डुमरी अपनी बेटी राखी के साथ बाजार से आ रही होती है। तभी राखी अपनी माँ को कहती है, माँ, वो देखो, ये चंदा ही है ना? और वो लड़का कौन है जो चंदा का बार बार हाथ पकड़ रहा है? अरे वो करमजली तुझे कहाँ दिख गई? अरे हाँ, ये कौन है? कहीं इसका इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो आज मैं इसकी टांग तोड़ दूंगी। माँ, मैंने इसे अपने घर के आसपास भी घूमते देखा है और अब तो मेरा शक भी यकीन में बदल गया है। चंदा का इसके साथ चक्कर चल रहा है। अभी यहाँ रोड पर तो मैं तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज इसे घर आने दे। जिन दो पैरों से ये इससे अपना मुंह काला करवाने आई है, वही दोनों पैर मैं आज इसके तोड़ डालूंगी। अब राखी और डुमरी केशव के कान भरकर चंदा के आने का इंतजार करने लगते हैं। चंदा जैसे ही घर आती है, डुमरी चंदा का बाल पकड़कर उसे दरवाजे से खींचकर घर के अंदर लाती है। अरे माँ, ये अब क्या कर रही हैं? माँ नहीं, मेरा बाल छोड़ो। आप ये क्या कर रही हैं माँ? आप सुन तो रही हो ना? माँ, मुझे दर्द हो रहा है। करमजली अभागी, तो इस घर का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती है। कौन है वो जिससे तू चिपक चिपक कर बातें कर रही थी? वो माँ, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। मैंने कमल के बारे में पिताजी को बताया था। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो क्या बोलेगा? दोनों बाप बेटी ने मिलकर इस घर का नाम मिट्टी में मिलाने का जो फैसला ले रखा है। अरे तुम दोनों चाहते क्या हो? डुमरी चंदा को खूब मारती है और खाना भी नहीं देती। केशव भी चंदा को नहीं बचाता क्योंकि उसे भी अपने घर की इज्जत प्यारी थी। इस वाकये के बाद ही डुमरी चंदा के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है। तुम इसकी 10 दिन के अंदर शादी करोगे, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसे तुम किसी दूध वाले के हाथों में या फिर किसी कबाड़ी, अखबार या दलाल के हाथ बेच दो, लेकिन ये लड़की 10 दिन के अंदर यहाँ से जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ इसके लिए लड़का। अब तुम शांत हो जाओ और मुझे भी शांत रहने दो। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे देख लिया, वरना इसने तो इस घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। चंदा के पिता केशव अब अपने दोस्त के जान पहचान के बताए लड़के से चंदा की शादी मंदिर में करवा देते हैं। चंदा तो गम की मारी अपनी जिंदगी काट रही थी, लेकिन चंदा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके ससुराल में चंदा के पैर रखते ही कई सारी अच्छी खबर आती है। अरे बहू, तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है।
क्या बात है, तूने तो घर में कदम रखते ही इस घर को स्वर्ग बना दिया। हाँ चंदा, तुम्हें पता है, जैसे ही तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है वैसे ही एक के बाद एक अच्छी खबर मिली है। हाँ बहू, तू यहाँ बैठ। आज ही शाम में हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। देख, मैं तुझे बताती हूँ। जैसे ही तू इस घर में आई, तभी हमारे सालों से चल रही तेरे चाचा ससुर जमीन का केस हार गए और हमें ये न्यूज़ मिली। और मेरे नितिन को सरकारी नौकरी का लेटर भी आया। और तेरे ससुर का जो सालों से पैसा अटका था, वो भी कल ही मिला है उन्हें। अब हम शाम तक ये किराए का घर छोड़कर अपने बड़े से घर में जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, मुझे भी अच्छा लगा सुनकर। चंदा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती है, क्योंकि चंदा के सर से तो उसकी माँ का हाथ बचपन में ही उठ चुका था। लेकिन अपने ससुराल में उसे अपनी सास सुजाता से उसे माँ वाला प्यार मिल रहा था। और अब ऐसे ही काफी समय बीत जाते हैं। एक रोज केशव चंदा के घर आता है और वो चंदा का हवेली जैसा घर देखकर बहुत खुश होता है। और चंदा की सास भी केशव को कहती है, आपने तो हमारे घर बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी दी है, लक्ष्मी। इसके घर में पैर रखते ही देखिए हम क्या थे और क्या हो गए। मुझे तो पहले ही पता था, मेरी बेटी के अच्छे कर्म हैं। जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। ये राखी की शादी का कार्ड है, हम सब जरूर आएंगे पापा जी। केशव अपनी बेटी को खुश देख बहुत खुश था और वो जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता। दे आए महारानी को शादी का कार्ड। मैंने तो मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है उसे राखी की शादी में बुलाने की, वो उस लायक ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी लाडली को बुलाना है। अब तुम चाहे उसे कितना भी कोस लो डुमरी, अब मेरी बेटी जहाँ भी है बहुत खुश है और अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ रही है। अब ऐसे ही कुछ समय बाद शादी वाले दिन शादी की सभी तैयारियों के बीच लड़के वाले राखी से शादी करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें और भी दहेज में पैसे चाहिए थे। ये सुन डुमरी लड़के वालों के सामने हाथ जोड़े खड़ी होती है। बगल में केशव भी होता है। हमने तो आपको पहले ही 1 लाख रुपया दिया है, एक महंगी गाड़ी भी दी और अपनी बेटी भी दे रहे हैं, और अब भी आप और पैसे मांग रहे हैं। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए, साथ में सोने की चेन, वरना ये शादी नहीं हो सकती। उठो बेटा मंडप से। डुमरी लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ा ही रही होती है, तभी एक बड़ी सी गाड़ी डुमरी और केशव के दरवाजे पर आकर रुकती है। कार देख डुमरी के मुंह से निकल जाता है, अब ये कौन आया? कहीं भगवान ने मेरी सुन तो नहीं ली और मेरी मदद को कोई फरिश्ता भेज दिया। जरूर चंदा बेटी आई होगी और दामाद जी। हाँ, क्यों नहीं, वो भिकारन कार में होगी। तुम भी बिना पिए कैसे सपने देखते हो? अब जैसे ही नितिन के साथ चंदा महंगी गाड़ी से महंगी साड़ी ज्वेलरी पहने निकलती है, डुमरी की तो आंखें ही चमक जाती है। आसपास के खड़े लोग भी चंदा को देख हैरान थे। तभी चंदा आते ही अपने गले में पहना हार उतारकर दूल्हे को पहना देती है। क्या मांग है तुम्हारी? 1 लाख रुपए और सोने की चेन? वो छोड़ो, ये लो पूरे 10 लाख का हार है ये, और चुपचाप शादी करो। अगर अब कुछ भी बोलने की कोशिश की तो पुलिस को बाद में बुलाऊंगी। पहले यहाँ जितना खर्चा और बेइज्जती हुई है उसे पहले वसूल लूंगी। चंदा बेटा, कौन सी लॉटरी लगी है तेरी? लंबी गाड़ी, नौकर चाकर, तू तो एकदम बदल गई। जब डुमरी को सब कुछ पता चलता है तो उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि डुमरी की बेटी राखी की शादी आज चंदा की वजह से हुई, वरना लड़के वालों ने तो दहेज के चक्कर में डुमरी की बेटी राखी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था।